नमस्कार दोस्तों 75वां स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के मौके पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 15 अगस्त को हमारे देश को आजाद हुए पूरे 74 साल हो जाएंगे। हम में से बहुत लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर अंग्रेज भारत में आया कैसे और कौन ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण अंग्रेज को भारत छोड़कर वापस जाना पड़ा। हालांकि हम लोग ये सारी चीजें 8वीं क्लास में ही पढ़ लेते हैं, परंतु याद कहाँ रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम अंग्रेज के भारत आने से लेकर के भारत को छोड़कर जाने तक के कहानी को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस चार्टर का मतलब था कि इंग्लैंड का कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से कभी भी कम्पीट नहीं करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 के आसपास मसूलीपट्टनम से ट्रेड करना स्टार्ट किया। इसके बाद कंपनी ने अपना फैक्ट्री सबसे पहले 1613 में सूरत में इस्टेब्लिश किया। इसके बाद 1616 में मसूलीपट्टनम में, 1639 में मद्रास में और फिर कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे सेटअप किया। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को कंपनी के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। कुछ साल बाद कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिना कोई टैक्स पे किए पूरे बंगाल में ट्रेड कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्स नहीं पे करने के कारण बंगाल में रेवेन्यू काफी ज्यादा कम हो गई, जिसके कारण 18वीं शताब्दी आते आते तक बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया। कंपनी चाहता था कि वह फ्री में ट्रेड करे, लेकिन बंगाल के नवाब यह चाहता था कि वह टैक्स पे करे, इसके बाद वह ट्रेड करे, क्योंकि कंपनी के टैक्स पे करने के कारण बंगाल के नवाबों को रेवेन्यू में काफी ज्यादा इजाफा होता और उसे बढ़िया रेवेन्यू मिल सकता था। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस समय के बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों को लेकर कासिम बाजार में स्थित कंपनी, जो कि कलकत्ता में थी, उस पर हमला कर दिया और पूरे कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से अपने सेनाओं को रवाना कर दिया, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। आखिरकार 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच प्लासी में एक भयंकर युद्ध होती है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इस युद्ध को बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के हार के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। बाद में बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। मतलब अब बंगाल का सारा कुछ कंपनी के हाथ में ही चला गया। इस तरह कंपनी धीरे धीरे सीधे हमले से नहीं, बल्कि राजनीतिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत अपना रूल को एक्सपेंड करते चला गया और धीरे धीरे वह इंडिया के पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। बंगाल का दीवान घोषित किए जाने के बाद कंपनी ने कई सारे प्रदेशों को जीतना शुरू किया। 1799 में बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम में मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर को भी जीत लिया। 1817-1819 में मराठास को हराकर पूरा विंध्यांश के क्षेत्र को जीत लिया। मतलब अब कंपनी ने धीरे धीरे सारे क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया और अब इंडिया के एक बड़े भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल स्थापित हो गया। इसके बाद 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक एनेक्सेशन पॉलिसी लाया गया, जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि विलय नीति। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर किसी रूलर की डेथ हो जाती है और उसका सक्सेसर कोई मेल यानी कि पुरुष नहीं होता है, तो उसकी सारी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प लिया जाएगा, अर्थात उसकी जितनी भी रियासतें हैं उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन स्थापित हो जाएगा। इस पॉलिसी के आधार पर एक के बाद एक कई रियासत अंग्रेजों के हाथ में जाता चला गया, जैसे सतारा, उदयपुर, नागपुर और झांसी। अंग्रेज ने इन सभी क्षेत्रों पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ही अपना रूल स्थापित कर लिया। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर हो गया था, लेकिन भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जड़ें हिला करके रख दी। इस स्थिति ने भारत में एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसे हम 1857 के क्रांति के नाम से जानते हैं, इंडियन रिवेलियन 1857।
भारतीय लोग जो ब्रिटिश कंपनी के लिए सेना का काम करते थे, उन लोगों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ ही बगावत करनी शुरू कर दी। सेना में कई चीजों को लेकर पहले से ही आक्रोश की भावना थी, लेकिन इसका तत्कालिक कारण भी था जिसने आग में घी डालने का काम किया। सैनिकों में यह अफवाह फैल गई थी कि 1853 के राइफल के जो कारतूस हैं उसमें गाय और सुअर के स्किन का यूज किया गया है और इसे सैनिक को मुंह से काटना पड़ता था। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचा रही थी, जिसके कारण सैनिकों ने कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया। 10 मई को कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर भी हमला करके उन्हें मार गिराया। सिपाहियों ने वहां के बंदूक और हथियार को भी अपने कब्जे में ले लिया। देखते ही देखते यह क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। गांव के लोगों ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि इस क्रांति में अंततः भारतीय सिपाहियों की हार हुई और ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई, लेकिन इस क्रांति ने पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिला करके रख दी थी। 1857 के क्रांति के बाद भारत में बहुत बड़ा बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब भारत में समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। मतलब अब तक भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन थी वह शासन समाप्त हो गया और अब भारत पर डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर ने शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद लोगों में यह भावना स्वाभाविक रूप से जागृत हुआ कि यह देश हमारा है, इस पर दूसरे देश के लोग कैसे शासन कर सकते हैं। मतलब अब लोगों में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जागनी शुरू हो गई। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों में असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। अब एक ऐसी संगठन की जरूरत थी जो कि ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आवाज उठा सके। इसी बीच 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी और भी कई नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट काफी ज्यादा अहम था। स्वदेशी मूवमेंट का प्रमुख कारण था 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाना। 1905 में बंगाल का यह विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में 2 भागों में बंट गया। एक था एक्सट्रीमिस्ट, एक था मॉडरेट, यानी कि नरम दल और गरम दल। नरम दल को लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले और गरम दल को लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हो गई, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला। इस वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटिश एम्पायर को अपने डिफेंस सिस्टम के एक्सपेंडिचर पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा और इस एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने भारत में व्यक्तियों की निजी आय और बिजनेस प्रॉफिट पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा देने से जरूरी कीमतों की सामान में भारी उछाल देखने को मिला, जिसके कारण लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। इन्हीं हालात में आगमन होता है हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। गांधी जी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और वे इस दौरान भारत के लोगों की समस्याओं को और उनके हालात को समझने में लगे रहे। गांधी जी ने अपनी पहले आंदोलन की शुरुआत 1917 में चंपारण सत्याग्रह से किया। यह आंदोलन मुख्यतः बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा के विरोध में चलाया गया था। 3 कठिया प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसके कारण वहां के किसानों को अपने जमीन के 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे की जमीन पर नील की खेती करने के लिए अंग्रेज द्वारा मजबूर किया जाता था। इन सभी चीजों के कारण गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। इसके बाद गांधी जी ने खेरा मूवमेंट, खलीफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे कई आंदोलन चलाए, जिसमें से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफी ज्यादा अहम था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया था। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 18 मार्च 1919 को पास किया गया था।
इसके तहत पुलिस को ऐसी ताकत दी गई थी कि वह किसी को भी बिना किसी रीजन के गिरफ्तार कर सकता था। इसी एक्ट के कारण हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखने को मिला। लोग पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में इंडिपेंडेंस लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर पुलिस ने भीड़ पर गोलियां बरसाई, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों की जानें गई। इस नरसंहार को देखकर गांधी जी बहुत विचलित हो गए और उन्होंने सभी लोगों से यह आग्रह की कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर तरह से असहयोग करे। गांधी जी ने इसके लिए 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी शुरुआत की। इसे असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1921-22 के आते आते असहयोग आंदोलन की गति और भी तेज हो गई। हजारों विद्यार्थियों ने अपने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। आंदोलन जोर शोर से चल रहा था, लेकिन इसी बीच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस पुलिस स्टेशन में आग लगने के कारण 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन की डेथ हो गई। इस इंसिडेंस को चौरी चौरा इंसिडेंट के रूप में जाना जाता है। गांधी जी वायलेंस को देखकर इसी इंसिडेंस के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने सल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए 1930 में सिविल डिसओबियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन अभी बचा हुआ था, ऐसा आंदोलन जो कि ब्रिटिश सरकार को झकझोर करके रख देता, और ऐसा आंदोलन जो कि भारत को पूर्णतः आजादी दिलाता। यह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस आंदोलन को सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। गांधी जी ने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रतीकों पर हमला हुआ। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। अब अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया और 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे जा चुके थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः 16 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और फिर जून 1945 तक कई महत्वपूर्ण लीडर को भी रिहा कर दिया गया। फाइनली 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली ने यह डिक्लेयर किया कि इंडिया में 30 जून 1948 तक ब्रिटिश का शासन समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश का पूरा पावर भारत के हाथ में सौंप दिया जाएगा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया और पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन का प्लान लाया। इस प्लान को कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और एक महीने बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और इस बिल को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश एम्पायर का सहमति मिल गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश के शासन से पूर्णतः मुक्त हो गया और यह एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत सारे चीज के बारे में जिक्र नहीं किया है। मैंने इसमें बस एक ओवरव्यू दिया है कि आप समझ पाओ कि इंडिया में ब्रिटिश कैसे आया और वो ब्रिटिश फिर कैसे चला गया, कैसे उसका रूल समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।